नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, जहां फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव कर इस्तीफे का ऐलान किया और इससे पहले उन्होंने कैबिनेट बैठक में कहा था कि अगर गुरुवार को फ्लोर टेस्ट होता है तो ये उनकी आखिरी कैबिनेट मीटिंग होगी। उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ सीएम पद से बल्कि विधान परिषद के सदस्यता पद से भी इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के माध्यम से इस्तीफे का ऐलान किया। सीएम पद के अलावा उन्होंने विधान परिषद से भी इस्तीफा दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरे पास शिवसेना है, मैं नहीं चाहता कि शिव सैनिकों का खून बहे। मैं अप्रत्याशित तरीके से सत्ता में आया था और मैं इसी तरह से बाहर जा रहा हूं। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा, मैं यहां रहूंगा और मैं एक बार फिर शिवसेना भवन में बैठूंगा। मैं अपने सभी लोगों को इकट्ठा करूंगा और मैं सीएम और एमएलसी के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। और इस बीच उच्चहार कोतवाली क्षेत्र के पूरे बेसन मजरे सरेनी गांव में फर्राटा पंखे में उतरे करंट की चपेट में आकर एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया है। परिजनों ने उसे आनंद फानन में सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने इस शख्स को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि श्यामलाल नाम का यह शख्स, जिसकी उम्र 32 है, उसने घर पर ही बिजली के एक बोर्ड में फर्राटा पंखे को उसका तार लगाने के बाद पंखे को घुमाने के लिए जैसे ही पंखे को छुआ वैसे ही पंखे में करंट उतर आया और करंट की चपेट में आने की वजह से यह शख्स झुलस गया। मृतक श्यामलाल की शादी भी 4 साल पहले ही हुई थी और 2.5 साल का एक उसका बेटा है। इस घटना के बाद से पत्नी का भी बुरा हाल है। आपको बता दें, सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर एम.के. शर्मा ने बताया है कि मृत अवस्था में युवक को सीएचसी लाया गया था। और इस बीच राजस्थान में उदयपुर में हुई कन्हैया की नृशंस हत्या के विरोध में रायबरेली में इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका गया है। इस दौरान बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किए गए इस पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान जमकर नारेबाजी हुई। आपको बता दें कि डिग्री कॉलेज चौराहे पर इकट्ठा होकर कार्यकर्ताओं ने एक ही स्वर में इसे कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद बताते हुए हत्यारों को तुरंत ही फांसी दिए जाने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद ने साफ कहा है कि अगर पुलिस प्रशासन हत्यारों को सजा नहीं देती तो वो लोग खुद स्वयं सड़क पर उतरकर सजा देने का काम करेंगे। इस बारे में जब पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने भी कहा कि उदयपुर में हुई इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक रायबरेली आलोक प्रियदर्शी ने सभी थाना अध्यक्ष को निर्देश दिए हैं और अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया। थाना अध्यक्ष किसी भी तरह की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करें और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों से अपील की जाए। बजरंग दल पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन एवं पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहा है। ये चीजें हमारे देश में जो घटनाएं हो रही हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आज प्रशासन इसको फांसी सजा नहीं देता है तो बजरंग दल सड़क पे आके ऐसे हत्यारों को स्वयं सजा देगा। उदयपुर की घटना को लेकर के जनपद में भी सतर्कता का माहौल है। सेक्टर स्कीम पूर्व की तरह चालू कर दी गई है और सारे अधिकारियों को भ्रमणशील रहने के लिए बता दिया गया है। सोशल मीडिया पर भी निगाह रखी जा रही है और जो QRTs पहले लगाई गई थी उनको दोबारा रीडिप्लॉय किया गया है। पुलिस ऑफिस का भी जो स्पेयर फोर्स है उसको कमरबंदी में रखा गया है कि किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में तत्काल उसको वहाँ रवाना किया जा सके। सारे फोर्स को ये भी निर्देशित कर दिया गया है कि ड्यूटी पर अपने साथ कहीं भी रहेंगे तो बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, डंडा, जो भी एंटी राइट गियर है उससे सुसज्जित हो गए हैं और एक जनरल अलर्ट सारे थानाध्यक्षों के लिए, सारे पुलिस स्टाफ के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर से खबर सामने आई है जो सरेआम दबंगई की झलक देखने को मिली। चकेरी थाना अंतर्गत आने वाले चकेरी श्यामनगर नेशनल हाईवे पर फायरिंग कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात कार सवारों ने यह गोली चलाई जो कि हाईवे पर ही खड़ी एक स्विफ्ट कार में लगी है। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है और चकेरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई, लेकिन इस पूरी वारदात के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है और इस वक्त अभी भी जांच जारी है। नंबर
उस गाड़ी से मैं पीछे बैठा, दो भाई अपने आम और मनोज उससे बातचीत करने लगा और अचानक फायरिंग हुई। मैं गाड़ी पहचान के जान किसकी नहीं, फायरिंग कहाँ से हुई? वो बगल से गाड़ी निकल रही थी, उसके बाद आपने क्या किया? सर मैं उतर के गाड़ी बंद की, तुरंत मैंने 100 नंबर डाली। आप गाड़ी के अंदर मौजूद थे जब गाड़ी में गोली चली? सर पीछे बैठा था। हाँ नहीं, आगे ड्राइविंग सीट पर कहीं था? ड्राइवर को उतार दिया था, कोई नहीं था, केवल ऐसे गाड़ी खड़ी थी और स्टार्ट बात कर रहा था। आप गाड़ी में पीछे बैठे थे, आगे कोई नहीं बैठा था? रायबरेली में साइकिल चोरी को लेकर एक सीसीटीवी वीडियो जो है वायरल हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर रायबरेली से खबर सामने आई है जहां सीसीटीवी कैमरा में चोरी की एक वारदात कैद हुई है। आपको दिखा दें कि यहां पर एक शख्स है जो कि गली में पहले घूमता है, रेकी करता है और उसके बाद साइकिल चोरी कर ली जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शख्स फोन पर बात कर रहा है और फोन पर बात करते करते ही इस साइकिल को वहां से लेकर जा रहा है। आप देख सकते हैं साइकिल चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पूरा मामला तेजगंज कॉम्प्लेक्स में कोचिंग सेंटर के बाहर का बताया गया है। कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ी हुई इस साइकिल को चोरी कर लिया गया और अब चोर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद से ही पुलिस भी अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। लालगंज कोतवाली के आचार्य नगर मोहल्ले के बड़ी बिल्डिंग कोचिंग सेंटर का ये मामला बताया जा रहा है। और इस बीच ताज नगरी आगरा में समाजवादी पार्टी की सरकार में आगरा में बनाए गए साइकिल ट्रैक की बदहाली और उसे तोड़े जाने के विरोध में आज सपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही साथ सपा जिलाध्यक्ष लाल सिंह ने बताया कि सपा सरकार ने अपने कार्यकाल में साइकिल ट्रैक का निर्माण कराया था और जो कि आम जनता के पैदल चलने के लिए और साइकिल चलाने के लिए था, जिससे कि साइकिल सवार व्यक्तियों का एक्सीडेंट जैसी घटनाओं से बचाव हो सके। लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर रखते हुए इस साइकिल ट्रैक का निर्माण किया गया था और अब इस साइकिल ट्रैक को जगह जगह से तोड़ा जा रहा है। इसी को लेकर आज सपाइयों ने योगी सरकार से इस साइकिल ट्रैक को सही तरीके से रखरखाव और मरम्मत कराने की मांग उठाई है। समाजवादी पार्टी सरकार में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना साइकिल ट्रैक आम गरीबों के लिए, श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए चलाई गई थी। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना आदरणीय अखिलेश जी के द्वारा चलाई गई थी। जब से भाजपा सरकार बनी है, इस साइकिल ट्रैक की बदहाली किसी से छुपी हुई नहीं है। दोनों तरफ जो इस ट्रैक के खंभे थे सुरक्षा के लिए, उन खंभों को उखाड़ फेंक दिया गया है। वर्तमान में पुरातत्व विभाग के कार्यालय के आसपास इस पूरे ट्रैक को उधेड़ा जा रहा है। किसी विकास कार्य के नाम से इस ट्रैक को उधेड़ा जा रहा है। वास्तविकता ये है कि आज के समय में जो विकास कार्यदायी संस्थाएं हैं, इनमें कोई तालमेल नहीं है। क्या इसे उधेड़ने से पहले, इसे खोदने से पहले विधिवत परमिशन ली गई? क्या इस बात की गारंटी है कि उन्हीं मानकों के अनुसार इस ट्रैक को वापस बनाया जाएगा? हम आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग आज समाजवादी पार्टी सरकार में बहुत ही समाजवादी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी साइकिल ट्रैक जो बनाया गया। आज इस जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बराबर उसी अनदेखी की जा रही है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का माननीय अखिलेश यादव जी ने किया और ये सरकार की जो गलत मंशा उस ट्रैक को तोड़ा गया है। और वो जो ट्रैक था जो साइकिल सवार श्रमिकों के लिए जो बनाया गया था, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उस ट्रैक को तत्कालिक ठीक कराया जाए। अगर ठीक नहीं कराते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन समाजवादी पार्टी करने के लिए मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी। देखिए, हम लोग आज समाजवादी पार्टी सरकार में बहुत ही समाजवादी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी साइकिल ट्रैक जो बनाया गया। आज इस जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बराबर उसी अनदेखी की जा रही है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का माननीय अखिलेश यादव जी ने किया और ये सरकार की जो गलत मंशा उस ट्रैक को तोड़ा गया है। और वो जो ट्रैक था जो साइकिल सवार श्रमिकों के लिए जो बनाया गया था, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उस ट्रैक को तत्कालिक ठीक कराया जाए। अगर ठीक नहीं कराते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन समाजवादी पार्टी करने के लिए मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी। देखिए, हम लोग आज समाजवादी पार्टी सरकार में बहुत ही और इस बीच बरेली में जिले में करीब अवैध रूप से चलाए जा रहे स्विमिंग पूल को लेकर लोगों में आक्रोश है।
आपको बता दें कि इन अवैध स्विमिंग पूल पर कोई भी रोकथाम नहीं लग पाई है, जबकि ऐसे पूलों के कारण कई दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इस हादसे का शिकार हो चुके हैं, खासतौर पर बच्चे और किशोर। बता दें आपको कि कई शिकायतें की गई हैं, लेकिन बावजूद इसके अब तक बरेली में इन अवैध स्विमिंग पूलों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही आपको बता दें कि बरेली प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कब तक नौनिहालों की जानें छीनी जाएंगी। जांच में यह भी सामने आया कि अभी कुछ दिनों पहले ही स्विमिंग पूल में डूबने से इज्जत नगर में एक बच्ची की मौत हुई थी, फिर भी प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। तो वहीं एक और घटना सामने आई, जहां अवैध पूल में 3 घंटे तक 9 साल का एक बच्चा नैतिक डूबा रहा, जिससे उसकी मौत हो गई है। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि बरेली में ऐसे तमाम अवैध स्विमिंग पूल हैं जो कि चल रहे हैं, लेकिन कार्रवाई उन पर नहीं हो रही। इस बीच नैतिक की जो मौत हुई है उसने इलाके में सनसनी पैदा कर दी है। इस इलाके में लोगों में आक्रोश है और स्विमिंग पूल के मालिक पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, जिसके चलते स्विमिंग पूल का मालिक फिलहाल फरार बताया जा रहा है। और आगरा में एक ब्लॉगर मर्डर केस से जुड़ा एक अहम सबूत सामने आया है। यहाँ आपको बता दें कि मर्डर केस से जुड़ा एक शिकायती पत्र है जो कि अब सामने आ गया है। इसने पूरे मामले को एक नया ही मोड़ दे दिया। बताया जा रहा है कि मृतक जो लड़की है ऋतिका, उसकी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ एक शिकायती पत्र मिला है, जिसमें ब्लॉगर ऋतिका सिंह ने पूरे अंदेशा जताते हुए कहा कि किसी भी वक्त उसकी हत्या हो सकती है। और ये पत्र एसएसपी फिरोजाबाद के नाम पर लिखा गया था, जो कि 28 मार्च को लिखा गया। इस शिकायती पत्र में 4 नामजद और 2 अज्ञातों पर हत्या करने की आशंका जताई गई थी और ऋतिका सिंह ने थाना टूंडला में 4 नामजद और 2 अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 24 जून को आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के ओम श्री प्लैटिनम अपार्टमेंट में 4थी मंजिल से एक ऋतिका नाम की युवती को फेंक कर उसकी हत्या कर दी गई थी। मौके से पुलिस ने एक बाइक को भी बरामद किया था और बरामद की गई जो बाइक थी वो आशा गर्ग, जो कि विपुल अग्रवाल की पत्नी दीपाली है, उनके नाम पर है। गौरतलब है कि शिकायती पत्र से नामजद में से आकाश गौतम समेत 2 महिलाओं को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पत्नी थी आपकी है? नहीं, हम लोग साथ रहते थे। हमारा डिवोर्स चल रहा है, हम लोग साथ रहते हैं। तब विवाद कोई चल रहा था आपके बीच में? हाँ, वो उनका उसका जो पति है वो बहुत ही खतरनाक किस्म का आदमी है। वो बहुत जिनके पीछे पड़ा हुआ था। क्या नाम है पति का? आकाश गौतम। कहाँ पे रहते हैं वो? ये नगला झम्मन टूंडला। कहाँ पर? नगला झम्मन टूंडला। वो कुछ नहीं करता है, वो शुरू से इसके और इस बीच सोलन से खबर सामने आई है, जहां सोलन थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सीएचसी के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने पत्रकारों के साथ मारपीट शुरू कर दी। तो वहीं इस दौरान पत्रकारों को बंधक बनाया गया और लाखों की सरकारी दवा फूकने के आरोपित और पूरे मामले को झुटलाने वाले डॉक्टरों की इस घटना से पोल खुल गई। बता दें आपको कि ग्राम प्रधान के साथ हुई मारपीट के बाद डॉक्टरों का बयान लेने के लिए पत्रकार पहुंचे थे। पत्रकारों के साथ झल्लाए डॉक्टरों ने पत्रकारों को हॉस्पिटल के अंदर ही एक कमरे में बंधक बना लिया और बंधक बनाकर पत्रकारों की जमकर पिटाई की गई। समाज के चौथे स्तंभ के साथ खुलेआम हुई इस गुंडागर्दी को लेकर जिले भर के पत्रकारों में इस वक्त आक्रोश है। मुकदमा दर्ज करने को लेकर भी पत्रकार अड़े हुए हैं और सूचना पर पहुंची पुलिस ने पत्रकारों को बंधक से मुक्त कराया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के एक प्राइवेट गुर्गे की करतूत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोलन का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जांच के लिए गए और बयान लेने के लिए जो पत्रकार पहुंचे तो उनके साथ ही डॉक्टर और स्टाफ ने मिलकर मारपीट की है। आपको बता दें कि लाखों की दवाइयां जो हैं जला दी गई थी और इसी को लेकर जो आरोपी डॉक्टर्स हैं उनकी जो पोल है वो खुल गई। और इसके बाद जब पत्रकार वहां बयान लेने के लिए पहुंचे तो उनके साथ पहले अभद्रता की गई, फिर उन्हें कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद डॉक्टर और स्टाफ ने मिलकर पत्रकारों के साथ मारपीट की है। इसी बीच पुलिस को मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बंधक बने पत्रकारों को मौके से छुड़ाया है, लेकिन इसी बीच जो पत्रकार हैं अब वो इस मांग पर अड़े हैं कि मुकदमा दर्ज किया जाए
और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है और इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। शांति बनाए रखने की भी लोगों से अपील की गई, क्योंकि जो पत्रकार हैं और तमाम जो पत्रकार हैं इस वक्त इलाके के धरने पर बैठे हैं और विरोध जता रहे हैं कि पत्रकारों के साथ इस तरह की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुक करेंगे रायबरेली का, जहां रायबरेली जिला अस्पताल में 5 घंटे बिजली गुल रही और बिजली गुल होने की वजह से 2 मरीजों की मौत हो गई। इस मामले में अब जिलाधिकारी ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। हालांकि इस दौरान ऑक्सीजन की कमी से ये मौत हुई है और इसी मामले को लेकर जिलाधिकारी ने इस मामले का खंडन किया है। दरअसल जिलाधिकारी का कहना है कि मृत 2 मरीजों में से एक को ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं थी, जबकि दूसरा मरीज उपलब्ध अभिलेखों के मुताबिक गंभीर हालत में भर्ती ही हुआ था। जिलाधिकारी की दिन भर चली जांच के बाद ये तथ्य जरूर सामने आया है कि कुप्रबंधन के कारण उपलब्ध संसाधनों का उपयोग नहीं किया गया। हालांकि अस्पताल में सभी मूलभूत संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद ये स्थिति क्यों है, इसकी उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जबकि बिजली जाने के दौरान जनरेटर न चलने को भी जिलाधिकारी ने जांच के दायरे में लेने का निर्देश दिया है। हम आपको बता दें कि बीती रात को ही बूंदाबांदी के कारण जिला अस्पताल में 5 घंटे तक बिजली गुल रही। इस दौरान भर्ती किए गए 2 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत का आरोप लगाया गया, जिसका खंडन करते हुए जिलाधिकारी ने बताया है कि अब तक जो जांच हुई है उसमें सामने आया कि जो एक मरीज था जिसकी मौत हुई उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी ही नहीं। ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत ना होने की वजह से और किसी और अन्य कारण की वजह से उसकी मृत्यु हुई, जबकि जो दूसरा मरीज था वो पहले ही गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया था। उस समय सहमत नहीं हुए थे, इसीलिए इन परिस्थितियों में इनका इलाज यहाँ जिला अस्पताल में कराया जा रहा था और दौरान इलाज इनकी मृत्यु हुई है। ये बात क्लियर है जो हम लोगों ने पुष्टि कराई है कि हॉस्पिटल में सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। कहीं कोई कमी ना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कोई कमी है, वेंटिलेटर्स भी उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन प्लांट भी है, जनरेटर भी है, सब कुछ सारी व्यवस्थाएं हैं। मेनली जो वहाँ पे लोगों का शिकायत है वो इस बात से है कि वहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं उनका व्यवहार नहीं अच्छा है। वो सेंसिटिविटी के साथ मरीजों को अटेंड नहीं करती हैं। जो व्यवस्थाएं और जो संसाधन अस्पताल में उपलब्ध हैं उनका एक अच्छा उपयोग करके पब्लिक सर्विस देने में उनके द्वारा शिथिलता बरती जाती है। तो ये बात निकल के सामने उस समय सहमत नहीं हुए थे। और इस बीच रायबरेली सदर तहसील से मामला सामने आया है, जहां जंग के मैदान में ये जगह तब्दील हो गई है। नायब तहसीलदार और एक अधिवक्ता के बीच जमकर गाली गलौज हुई। नायब तहसीलदार ने एक अविवादित जमीन का दाखिल खारिज पिछले 6 महीने से रोक लिया था। अधिवक्ता ने नायब तहसीलदार से दाखिल खारिज रोकने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि आप मेरे अफसर नहीं हैं। इसी बात को लेकर अधिवक्ता NK शुक्ला आक्रोशित हुए और आरोप लगाया गया है कि उन्हें मारने के लिए जूता निकाल लिया गया। हालांकि तब तक नायब तहसीलदार भी कुर्सी से उठकर आए और अधिवक्ता का गिरेबान पकड़ लिया गया, जिससे उनके ऊपर जूता चलने से बच गया। लेकिन इस मामले में अब तहसीलदार का कहना है कि वो दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता कराने का प्रयास कर रहे हैं। अभी लगभग 11 बजे के आसपास में ऐसा संज्ञान में आया है कि न्यायालय परिसर नायब तहसीलदार के अधिवक्ता श्री नरेंद्र कुमार शुक्ला जी के द्वारा कुछ बहस करने के दौरान गर्मा गर्मी हुई और इस दौरान आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों से लगाए जा रहे हैं। जो भी वार्ता की गई है उस पर तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं कि भावावेश में आकर के लोगों के बीच बहस हुई है। उस संदर्भ में दोनों संघों से वार्ता की गई और इसको शांतिपूर्वक निपटाने का प्रयास है। आरोपी जो ये पीड़ित हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि चेन और घड़ी भी लूट लिया और साथ में मारपीट भी की, तो क्या इस पर कहना? ये आरोप ऐसा अभी कोई पीड़ित है ही नहीं, केवल बहस हुई है भावावेश में आकर के और इस संदर्भ में जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं अभी उनके आधारों को देख लिया जा रहा है। ये यहाँ पर एक हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ नायब तहसीलदार जी के द्वारा कथित रूप से दुर्व्यवहार किया गया था और उनका बहुत ही जेन्युइन मैटर एक दाखिल खारिज का था। उनका कहना था कि ये अनकंटेस्टेड मैटर है और 2-3 महीने से रुका हुआ है, जिसपे वो पूछताछ करने के लिए गए थे और जवाब उनकी तरफ से ये दिया गया कि जब मेरा मन होगा तब मैं आदेश करूंगा। इस बारे में तो मेरा कोई वरिष्ठ उच्चाधिकारी भी मुझसे नहीं पूछ सकता है।
उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे अपने क्लाइंट को भी जवाब देना रहता है, आप तो मेरा सारा व्यवसाय इस तरह चौपट कर देंगे अगर एक अनकंटेस्टेड मैटर। और इस बीच गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत अचौरा बुजुर्ग उपकेंद्र के पूरे शमशेर गांव में बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा एक मुफ्त समाधान योजना के तहत कैंप लगाया गया, लेकिन पूरे शमशेर गांव में दबंगों द्वारा बिजली विभाग के कर्मचारियों से ही मारपीट कर दी गई, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बिजली कर्मचारियों के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए थाने में अब तहरीर भी दी गई थी, लेकिन इस घटना के बाद अचौरा बुजुर्ग गांव के ग्राम प्रधान गया प्रसाद लोधी का घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को उकसाने का एक और वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में ग्राम प्रधान साफ साफ बिजली विभाग के कर्मचारियों को गालियां दे रहे हैं और इस दौरान कहा कि तुम लोगों को 500 लोग हो और डर गए, तुम लोगों को उपकेंद्र घेर कर उसमें आग लगा देनी चाहिए। ग्राम प्रधान गया प्रसाद लोधी का ये वीडियो वायरल हो रहा है और आपको बता दें, वीडियो वायरल होने के बाद से ही इलाके में हड़कंप मच गया है। अब देखना यह है कि पुलिस अभद्र भाषा और गांव वालों को उकसाने के आरोप में ग्राम प्रधान के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।